दोस्तों आज जब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी ऐसी कहानी है कि सुन करके यकीन करना आपको मुश्किल हो जाएगा। जहाँ एक महिला के साथ उसके 7 देवर जो थे उसके साथ रिश्ता बनाते थे और जो वो सब कुछ उसके साथ करते थे कि जिसे जानने के बाद इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाएगी और आपको भी जानकर बहुत हैरानी होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप एक ऐसी हकीकत से रूबरू होंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों जानते और समझते हैं कि आखिर कहानी में बात क्या है। दोस्तों गोविंद नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है और वो दिल्ली का रहने वाला होता है। उसके काम धंधे की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो ऑटो रिक्शा चलाया करता था। गोविंद का कोई परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। वो अब अकेला था, एकदम अकेला। ना कोई माँ बाप, ना कोई भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार। बस उसकी जिंदगी में अगर कोई चीज थी तो बस वो थी उसकी ऑटो रिक्शा, जो ना सिर्फ उसका रोजगार था बल्कि वो उसका हमसफर, उसका साथी बन चुका था। उसी रिक्शे से वो 2 वक्त की रोटी कमाता था और अपने जीने की वजह ढूंढता था। दोस्तों एक सुबह जैसे वो रोज सुबह सवारियों का इंतजार करता होता है, वैसे ही वो उस दिन भी खड़ा था किसी को स्टेशन छोड़ने की उम्मीद में। तभी एक पति पत्नी की जोड़ी उसके पास आती है और उससे कहती है कि स्टेशन तक चलोगे। किराया भी वो लोग अच्छा खासा दे रहे थे, यानी कि सामान्य से कुछ ज्यादा। गोविंद को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने फौरन हामी भर दी। उन्हें स्टेशन पर उतारने के बाद जैसे ही गोविंद वापस मुड़ने लगा तभी उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वो सामने से आ रहे थे। उस लड़की की उम्र रही होगी लगभग 25-26 साल। उसके शरीर पर एक साफ सुथरी साड़ी थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब सा लड़खड़ापन था, जैसे कि कदम खुद से नहीं उठ रहे हो। गोविंद को लगा कि शायद उसे कहीं जाना है। उसने बिना कुछ पूछे ही रिक्शा को रोक दिया। लड़की जो थी वो चुपचाप आकर के रिक्शा में बैठ जाती है और हाथ से बस चलने का वो इशारा करती है। गोविंद ने सोचा कि शायद ये मेन रोड तक जाएगी तो उसने रिक्शा बढ़ा दिया, लेकिन रास्ते भर गोविंद उसे रेयर व्यू मिरर से देखता रहा। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी, मानो कि किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हो। कुछ ही देर में रिक्शा जो है अब उस रास्ते से अब हट चुका था जो कि स्टेशन की ओर जा रहा था। वो लड़की अभी भी खामोश थी, ना कोई उसने पता बताया और ना ही कोई बात की। गोविंद को कुछ अजीब लगा तो उसने पीछे मुड़ करके पूछा कि मैडम जी आपको जाना कहाँ है। लेकिन लड़की का जवाब खामोशी में था। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जिसे वो अपने सीने से लगाए बैठी थी। शायद वही उसका सारा सामान था। गोविंद ने दोबारा पूछा तो लड़की ने धीरे से बोला कि आगे तक चलिए। गोविंद को लगा कि शायद ये लड़की इस शहर में नहीं है और रास्ते पहचान करके ये बता देगी कि इसे कहाँ उतरना है। लेकिन वक्त बीतता गया और अब तो मेन रोड भी पीछे छूट चुका था। गोविंद ने फिर पूछा कि मैडम कुछ तो बताइए, आपको आखिर जाना कहाँ है। लड़की जो थी वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली कि मुझे किसी गांव में उतार दीजिए। गोविंद ने हैरानी से कहा कि यहाँ तो हर तरफ गांव ही गांव है, आप कोई नाम कोई पता तो बताइए। इस बात पर उस लड़की ने नजरें नीची कर ली और एक दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, जहां आपका दिल करे मुझे वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके इस जवाब ने गोविंद को झकझोर कर रख दिया था। वो कुछ नाराज लहजे में बोला कि अगर मंजिल मालूम नहीं थी तो फिर सफर क्यों शुरू किया। बस इतना कहते ही वो लड़की जो थी वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू गोविंद के दिल को पिघलाने लगे थे। गोविंद ने जब उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों में गहराई थी, दर्द था और चेहरा किसी खामोश सदी का आईना लग रहा था। फिर गोविंद ने नरम लहजे में कहा कि देखिए मैडम जी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। आप जहाँ कहेंगे मैं आपको वहीं पर ही छोड़ दूंगा, वो भी बिना किसी किराए के। बस इत्मीनान से बताइए। लड़की ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई सहारा है। मुझे बस अपने साथ आप ले चलिए, चाहे तो मुझे आप अपनी नौकरानी बना लीजिए। बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। उसके शब्दों में इतनी सादगी और लाचारी थी कि गोविंद को लगा कि जैसे कि वो कोई बादशाह हो और उसके दरबार में कोई फकीर दुआ मांगने आया हो।
गोविंद हैरान था कि ऐसी मासूम लड़की इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है। यहाँ एक और बात बतानी जरूरी है दोस्तों कि गोविंद जो है वो एक पाँव से लंगड़ा होता है। एक लकड़ी की टांग लगवाकर रिक्शा चला रहा था। यही वजह थी कि गांव में कोई लड़की उससे रिश्ता नहीं करना चाहती थी। आखिर कौन अपनी बेटी एक लंगड़े और गरीबी से जूझते इंसान को देगा। लेकिन उस पल को गोविंद को लगा कि शायद ये वही मुकद्दर है जिसे वो हमेशा से तलाशता। उसने बिना किसी झिझक के कहा कि मैडम जी, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। चाहे तो आप अभी चलिए, और अगर आपको सोचने का वक्त चाहिए तो शहर में एक होटल है, वहां पर आप ठहर जाइए। जब आपका दिल इत्मीनान से हाँ कहे तब आप मुझे बता दीजिएगा। लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी। वो मासूमियत से बोली कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, मुझे आपसे और क्या चाहिए। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं इसी वक्त शादी के लिए तैयार हूँ। उसके भोलेपन और सच्चाई पर गोविंद जो था वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, और तभी उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये लड़की कुछ पलों में मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भर सकती है तो पूरी जिंदगी साथ रहे तो क्या होगा। ये सोचकर गोविंद ने अपने वकील दोस्त राकेश को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। राकेश कुछ देर तक तो चुप रहा, और फिर वो नरमी से बोला कि गोविंद भाई, मामला जो है वो नाजुक है, सोच समझकर ही फैसला लीजिएगा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ये लड़की साफ दिल की और मासूम है। फिर राकेश ने कहा कि उसे लेकर के कचहरी आ जाइए। दोस्तों, वो लड़की इतनी मासूम और शांत थी कि गोविंद को अब तक उसका नाम तक पूछने का ख्याल नहीं आया था। कॉल खत्म करने के बाद उसने बड़े ही नम्रता से पूछा कि आपका नाम क्या है मैडम जी। वो लड़की बड़ी मासूमियत और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि सिमरन। दोस्तों, उसका नाम भी बिल्कुल उसकी ही तरह था, सीधा साधा और मासूम। दोस्तों, अब गोविंद ने रिश्ता मोड़ा और सीधे वो कचहरी की ओर चल पड़ा। महज 10 मिनट में वो वहां कचहरी पहुंच गया। जब वो अपने वकील दोस्त राकेश के चेंबर में दाखिल हुआ तो राकेश ने सबसे पहले मिठाई की फरमाइश कर दी। गोविंद हंसते हुए बोला कि खिलाएंगे खिलाएंगे, अभी तो मिठाई से बड़ी खुशी मिल रही है। और दोस्तों, राकेश ने फिर दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया। उन दोनों के लिए चाय पानी का इंतजाम कराया, 2-3 करीबी दोस्तों को बुलाया, और फिर सबकी मौजूदगी में बहुत ही सादगी और प्यार से उनकी शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, शादी की रस्मों के बीच राकेश का मन नहीं माना और उसने सिमरन से पूछ ही लिया कि क्या आप कुंवारी हैं। लेकिन सिमरन ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस निगाहें झुका ली और खामोश हो गई। राकेश ने सोचा कि शायद वो शर्म की वजह से चुप है। फिर शादी जो है वो संपन्न हो जाती है, और उस वक्त गोविंद को ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी जिंदगी में एक नया सूरज उगाया हो। जो लोग हमेशा उसकी लंगड़ाहट और गरीबी की वजह से उसे ताने दिया करते थे, अब जबकि वो सिमरन को अब उसके साथ देखेंगे तो जरूर वो लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब गोविंद की जिंदगी बदल चुकी थी। पहले वो बस रिक्शा चलाया करता था और दिन भर वही करता था। कोई तय वक्त नहीं होता था घर लौटने का, कभी देर रात तो कभी पूरी रात वो बाहर ही बिता देता था। मगर अब उसे एहसास हुआ कि अब कोई है जो उसका इंतजार करता है, जिसकी आंखों में उसकी झलक के लिए उम्मीद है। गोविंद ने तय कर लिया कि अगला दिन वो रिक्शा से छुट्टी लेगा और सिमरन को वो अपने गांव लेकर के जाएगा। उसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि ऊपर वाले ने उसके नसीब में भी एक वफादार, हसीन और सच्ची बीवी लिखी थी। दोस्तों, अब गोविंद को सिमरन से मोहब्बत महसूस होने लगी थी, एक ऐसी मोहब्बत जो कि बिना शर्त की थी। वो बाजार गया और एक नरम गरम शॉल खरीद कर लाया, और फिर वो सिमरन को रिक्शा में बैठा करके सीधे अपने घर लेकर आया। घर पहुंचते ही गोविंद ने अपने हाथों से चाय बनाई और फिर सिमरन को दिया। सिमरन ने चाय पीते ही ताजगी से एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। गोविंद जो था वो खुद भी थका हुआ था, लेकिन खुशी की शिद्दत ने उसकी थकान को बिल्कुल ही गायब कर दिया था। उसने सिमरन से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर के आता हूँ। वो बाजार जाता है और अपनी जमा पूंजी का आधा हिस्सा वो सिमरन के लिए खर्च कर देता है। नए कपड़े, कुछ खाने पीने की चीजें, जरूरत की चीजें लेकर के वो वापस घर पहुंचता है। दोस्तों, जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि सिमरन जो है वो चुपचाप सी बैठी हुई थी, जैसे कि वो उसकी ही राह देख रही हो। गोविंद ने हंसते हुए कपड़े उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। सिमरन ने सर हिला करके हामी भरी और वो नहाने के लिए चली जाती है।
अब जब वो बाहर निकलती है तो उसका हुस्न जैसे चमक उठा था। वो अब पहले से भी कई गुना ज्यादा हसीन लग रही थी। उसकी सेहत सी रंगत, गुलाबी होठ और रेशमी जुल्फे जैसे कि कोई जन्नत की परी उसके घर पर उतर आई हो। गोविंद बस उसे निहारते रह गया, देखता रह गया। सिमरन उसकी नजरों को महसूस कर शर्म से झुक जाती है। अब दोस्तों, गोविंद को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फकीर को खुदा की तरफ से इनाम में हूर मिल गई हो। उसने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया, अपनी मोहब्बत की मीठी मीठी बातें की और देखा कि अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह सुकून और संतोष भरा हुआ था। दोस्तों, अब गोविंद को खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि महज 2 घंटे के अंदर उसकी तनहा जिंदगी इतनी ज्यादा रोशन और खूबसूरत हो जाएगी। वो छोटा सा कमरा जो कि कभी अकेलेपन का घर था, अब वो हमसफर की रोशनी से भर गया था। दोनों अब एक साथ बैठे रहते, हंसते, बातें करते और छोटे छोटे पलों में वो बड़ी ही खुशियां ढूंढ रहे थे। दोस्तों, अब गोविंद को लगता था कि जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। रातें अब सुकून से कटती और दिन जो थे वो उम्मीदों से भरे हुए थे। मगर एक बात थी, जब भी गोविंद सिमरन के अतीत या फिर उसके परिवार के बारे में पूछता, वो या तो बात टाल देती या फिर खामोश हो जाती थी। फिर गोविंद भी ज्यादा जोर नहीं देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिमरन जो है वो फिर से बेचैन हो। उसे यकीन था कि जो भी बात है वक्त आने पर वो खुद ही सामने आ जाएगी, इसीलिए ज्यादा पूछने पर जिद भी नहीं करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि गोविंद जो है वो उसने सोचा कि क्यों ना सिमरन को थोड़ा शहर घुमाया जाए, उसे कुछ नई जगह दिखाई जाए, ताकि उसकी जिंदगी में कुछ रंग और रौनक और भर जाए। क्योंकि सिमरन ने एक बार यूं ही बातों बातों में बताया था कि उसका गांव जो था वो बहुत ही रूढ़िवादी था। वहां औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी। शहर उसके लिए एक नया जहां था, एक ख्वाब जैसा था, जहां की सब कुछ आजाद और खुशबूदार लगता था। दोस्तों, गोविंद उसे एक पार्क में लेकर के जाता है। पार्क की हरियाली, बच्चों की किलकारियां, फव्वारे की बूंदें, इन सब में सिमरन की आंखों में बचपन की मासूमियत और ताजगी लौट आई थी। जब उसने झूले को देखा तो वो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती है, मगर वो झूले पर बैठने में हिचक रही थी। गोविंद ने कोई जिद नहीं की, बस चुपचाप से बैठा और उसकी खुशी को वो निहारता रहा। फिर दोस्तों, पार्क से निकल करके वो सीधे एक ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही उन्होंने खाना मंगवाया, गोविंद को एहसास हुआ कि कोई आदमी उन्हें घूर रहा है। वो आदमी बार बार सिमरन को घूरे जा रहा था और फिर वो अपने फोन पर कुछ लिखे जा रहा था। दोस्तों, गोविंद जो था वो लड़ाई झगड़े से काफी ज्यादा दूर रहने वाला सीधा साधा आदमी था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वो उसकी हद से बाहर जा रहा था। वो आदमी अब फोन कान पर लगा करके कहता है कि हाँ रे छबीला, बहुत बड़ी खबर है तेरे लिए, स्टेशन पर आ, जल्दी सब बताता हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है और एक बार फिर सिमरन को गहरी नजरों से वो देखने लगता है और फिर ढाबे से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, सिमरन तो इन बातों से बिल्कुल ही बेखबर थी, लेकिन गोविंद का दिल अब एक अजीब सी बेचैनी से घिर चुका था। उसने खाना जो है वो जल्दी से खत्म किया और सिमरन को लेकर के वो वहां से तुरंत ही निकल जाता है। रास्ते भर गोविंद को लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, मगर जब भी वो पीछे मुड़ करके देखता, सब कुछ सामान्य ही दिखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका वहम है या फिर कोई सच्चाई है। करीब 1 घंटे के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गांव का एक आदमी आता है और कहता है कि गोविंद भैया, मुझे शहर से बाहर छोड़ दो, मुझे बहुत जरूरी काम है तो जाना है। दोस्तों, गोविंद नहीं चाहता था कि वो सिमरन को इस वक्त अकेला छोड़े, मगर उस आदमी की मजबूरी देखकर उसका दिल पसीज जाता है। गोविंद ने जाते जाते सिमरन से कहा कि अगर कोई भी आए तो तुम दरवाजा मत खोलना, अगर मेरा नाम भी ले तो कहना कि अभी वो घर पर नहीं है, बाद में आए। दोस्तों, वो ये कह करके चला गया। अब अगर आप दोस्तों यहाँ तक कहानी में बने हुए हैं तो यकीन मानिए कि अब जो आगे आने वाला है वो आपके होश उड़ा कर रख देगा, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आदमी कौन था, सिमरन के अतीत में क्या छुपा हुआ था, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि अगली कहानी जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आधे घंटे बाद जब गोविंद वापस आया तो सिमरन की हालत को देखकर उसका दिल दहल गया था। वो डरी समी बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गोविंद ने फौरन फौरन पूछा कि क्या हुआ सिमरन। तो वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि आपके जाने के बाद कोई शख्स बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस जाएगा।
शायद वो किसी पड़ोसी ने उसे टोका होगा तभी वो यहाँ से चला गया। दोस्तों गोविंद ने उसे तसल्ली दी, शायद कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा या फिर कोई मेरा पुराना दोस्त होगा, तो तुम घबराओ मत। मगर दोस्तों गोविंद का दिल जो था वो कुछ और ही कह रहा था। वो बाहर जाता है और पड़ोसियों से पूछता है तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाहर जाने के बाद दो अजनबी लोग आए थे जिन्हें पहले कभी हमने मोहल्ले में देखा नहीं था। लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही गोविंद के दिल में हलचल सी मच जाती है। ये आखिर कौन लोग थे और ये क्या चाहते थे हमसे? अगली सुबह गोविंद ने ये तय किया कि वो आज रिक्शा चलाने नहीं जाएगा। पूरा दिन वो सिमरन के साथ ही रहेगा। उसकी नई नवेली दुल्हन को आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। वो सुबह की चाय और नाश्ता लेने के लिए निकला, लेकिन जब लौटा तो देखा कि दो वही अजनबी जो है वो उसके दरवाजे पर खड़े जोर जोर से दरवाजे को पीट रहे थे। गोविंद ने खुद को काबू में रखते हुए उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग? तो उनमें से एक झल्ला करके कहता है कि तूने हमारी छोरी को अपने घर में छुपा रखा है। गोविंद जो है वो चौंक जाता है। कौन छोरी? वो मेरी पत्नी है सिमरन। वो बोले कि हमें सब कुछ मालूम है, वो हमारी बीवी है और तूने उसे जबरन अपने घर में कैद करके रखा है। दरवाजा खोल वरना चमड़ी उधेड़ देंगे। दोस्तों उनका हुलिया देख करके ही लग रहा था कि ये किसी बदमाश टोली से है। गोविंद का अब सब्र का बांध जो था वो टूट जाता है। उसने नाश्ते का पैकेट एक को रखा, बाजू चढ़ाया और उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो ले जा करके दिखाओ मेरी पत्नी को। ये मेरा मोहल्ला है और हर कोई यहाँ पर मुझे जानता है। तभी उनमें से एक ने उसके गिरबान पकड़ लिया और कहा कि मुझे पहचान नहीं रहा है तू? मैं छबीला हूँ और मेरे नाम से तो बड़े बड़े लोग कांपते हैं। गोविंद ने आंखों में आंखें डाल करके कहा कि बिना बंदूक के छबीला मुझसे मत उलझ, जो तुझे करना है तू कर ले। अब मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने पुलिस को इसी दौरान फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। वो बदमाश वहां से घबराकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ शुरू हुई तो बदमाश ने बोले कि इसने हमारी औरत को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। पुलिस ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और तलाशी का आदेश दिया। दोस्तों अंदर का मंजर जो था वो बहुत ही भावुक था। सिमरन जो थी वो कांप रही थी, उसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा कि मैं इस आदमी की बीवी हूँ, अपनी मर्जी से मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर गोविंद ने कोर्ट मैरिज के पेपर्स और सबूत दिखाए। पुलिस को यकीन हो गया और उन्होंने गुंडों को थाने ले जाने का आदेश दे दिया। अब माहौल जो था थोड़ा शांत हुआ, लेकिन गोविंद के मन में सवाल बहुत सारे उमड़ने लगे। आखिर ये लोग कौन थे? क्या वाकई सिमरन का कोई पुराना रिश्ता रहा है उनसे? उसे फिर से वो ढाबे वाला आदमी याद आता है जिसने छबीला का नाम लिया था, और ये आदमी भी अपने आप को छबीला ही बता रहा था। गोविंद जो है वो घर लौटा, दरवाजा बंद किया तो देखा कि सिमरन जो थी वो रो रही है। उसकी आंखों में उस वक्त काफी डर था। उसने उसके किरदार पर कोई सवाल नहीं किया। उसने उसे नाश्ता करवाया, उसे पानी पिलाया और फिर उसके सामने दिल खोल करके कहा कि सिमरन तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, मगर अगर तुम मुझे अपने पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी तो फिर मैं कैसे तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगा? खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर से लौट गए और कुछ नुकसान कर गए तो फिर तो मैं तो टूट ही जाऊंगा। अब गोविंद के बार बार पूछने पर आखिरकार सिमरन ने चुप्पी तोड़ी और उसने कहा कि जिस शख्स ने खुद को छबीला कहा था, जो बार बार हमारे दरवाजे पर आकर हमें धमकी देता था, दरअसल वो मेरा पुराना पति था और जो दूसरा नाटकत का आदमी उसके साथ था वो मेरा देवर था। जब गोविंद ने उनके घर के बार के बारे में पूछा तो उसने सर झुकाकर कहा कि ये लोग 7 भाई हैं और उनकी कोई बहन नहीं थी। ये लोग बाहर से जितने शरीफ दिखते हैं वो अंदर से उतने ही हैवान हैं। फिर दोस्तों सिमरन बताती है कि 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी और मेरे माँ बाप जो थे वो बेहद गरीब थे। उनके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने बिना मुझसे दहेज लेके शादी करने का वादा किया। मेरे माँ बाप ने बिना इनके बारे में जाने मेरी शादी इनसे कर दी और इस तरह से मैं छबीला की घर की हो गई। छबीला की दहशत जो थी वो पूरे इलाके में फैली हुई थी। उसके 6 भाई और थे और शायद इसी वजह से वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था। शादी के दिन ही घर में कोई औरत ना पाकर दिल में एक अजीब सी घुटन उठी थी मुझे। छबीला के भाई मजाक में मुझे छेड़ने लगे, जो कि मुझे बेहद खराब लगता था। मेरा पति छबीला बोलता था कि तुम मेरे छोटे भाइयों का भी ख्याल रखना और ये भी बोलता था कि तुम उनके साथ समय यानी रिश्ता भी बनाना। मगर मेरा दिल ये सब कुछ करने के खिलाफ था। उनकी नजरों और उनकी बातों, उनके हाथों से मुझे बहुत ज्यादा घिन आने लगी थी। उस दिन से हैवानियत का एक नया दौर शुरू हुआ।
जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उस घर में एक खामोश खिलौना बनकर रह गई थी। सारा दिन मैं रोटियां बनाती, पानी लाती, झाड़ू पोछा करती और रात होते ही एक दर्दनाक मंजर मेरा इंतजार करता था। मुझे लगता था कि जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बकरी या जानवर हूँ जिसे माँ बाप ने किसी खूंटे से बांध दिया हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिन के उजाले में यही लोग मुझे भाभी जी कह करके बुलाया करते थे, लेकिन रात होते ये लोग जानवर बन जाया करते थे। मैं मोहल्ले के लोगों से मदद लेने की सोची, लेकिन इनकी गुंडागर्दी से किसी से कुछ कह ना सकी मैं। मैंने फैसला किया भाग जाने का, मगर मैं कहाँ जाऊं मुझे ये नहीं मालूम था। बस्ती से कुछ दूर एक चौराहा था जहां पर बहुत सारी बसें खड़ी थी। मैं बिना सोचे एक बस में चढ़ गई थी। दिल में बस एक खौफ था, कहीं फिर से उसी अंधेरे में मैं लौट ना जाऊं। सफर मुश्किल था, लेकिन दिल को सुकून मिला कि अब मैं उस नर्क से तो दूर निकल आई हूँ। बस में एक कोना था जहां पर एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। मर्द के चेहरे पर एक मुस्कान थी और औरत ने अपना सर उसके कंधों पर रखी हुई थी। मैं उन दोनों को बहुत ही हैरानी से देख रही थी। कितनी सादगी और कितना प्यार था उन दोनों के बीच में। अचानक मेरी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक बेहयाई से भरे पुरुष पर पड़ी थी। वो निगाहें जमाए उस औरत को घूरे जा रहा था, मगर जैसे ही उस औरत के पति ने उसे देखा, वो गजब का तूफान उसके चेहरे पर उतर आता है। वो उस आदमी पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। उसने उसे खुलकर डांटा और फिर कंडक्टर समेत बस का सारा आदमी उस व्यक्ति पर गर्म हो गया और उस आखिरकार उसे बस से बाहर निकाल दिया गया। मैं ये मंजर देख करके हैरत में डूब गई कि क्या वाकई कोई पुरुष अपनी बीवी की इस तरह से हिफाजत कर सकता है, जबकि मेरे घर में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मगर आज मैंने एक नया मंजर देखा था जो कि मेरे लिए उम्मीद की समा बन गया था। उसी वक्त मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अगर शादी करूंगी तो एक ऐसे ही किसी नेक आदमी से जो कि अपनी पत्नी को हिफाजत और इज्जत देता है, ना कि बाजार की चीज समझता है। यही वजह है कि जब मैं आपकी रिक्शा में बैठी तो मैंने आपकी आंखों में वही चमक और वही प्यार देखा, और मेरा दिल मुझसे चीख चीख कर बोलने लगा कि हाँ, यही है वो शख्स जो कि मेरी पनाह बन सकता है। आपने जब छबीला से लड़ाई की तो मेरे दिल में एक एहसास जगा जो कि मैं कभी बयां नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, मैं आपकी कर्जदार हो गई हूँ। मेरी गलतियों को प्लीज माफ कर दीजिए। मैं उम्र भर आपको सरताज बना करके अपना रखूंगी। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे खुद से कभी जुदा मत कीजिएगा। जब गोविंद सिमरन की ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सिमरन को अपने सीने से लगा लेता है और उसे यकीन दिलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी इज्जत हो और तुम मेरी बीवी ही हमेशा रहोगी। तुम्हारी सच्चाई की मैं कद्र करता हूँ। कभी भी तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अब इसी तरह से कुछ साल बीत गए। अब सिमरन अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुकी है और नई जिंदगी को गले लगा चुकी है। दोनों ने वो पुराना इलाका छोड़ दिया और एक नई जगह, नई शुरुआत की। अब सिमरन के आने के बाद गोविंद की जिंदगी जो थी वो काफी खुशहाली से भर गई। पहले उसके पास एक रिक्शा था और अब उसके पास 4 रिक्शा है। अच्छी खासी आमदनी है, रोजगार में तरक्की हो रही है। अब उसे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ ऊपर वाले का ही करम है जो कि उसे सिमरन के नसीब से उसे नसीब हुआ। अगर उसने उसे ठुकरा दिया होता या फिर उसके साथ बेरुखी की होती तो शायद ये सब कद्र भी उससे दूर हो जाता। आज वो दोनों साथ में बेहद खुश हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं, 4 रिक्शे हैं और एक मोहब्बत से भरी जिंदगी है। और दोस्तों, हमारी भी दुआ है कि उनकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ऐसे नेक दिन इंसान के लिए दुआ कीजिए और दिल से वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी से हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में अपना अपना राय जरूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई दिल छूने वाली इंटरेस्टिंग, रोचक और रहस्यमय सच्ची कहानी के साथ। तब तक लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।